तो इंटरनल कंट्रोल्स जो है नो डाउट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए भी एक रूल है, और वो गोल्डन रूल क्या है कि द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मस्ट नेवर बी ग्रेटर देन द बेनिफिट टू बी रिसीव फ्रॉम दैट इंटरनल कंट्रोल। यानी कि जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, उस कॉस्ट से उस इंटरनल कंट्रोल का बेनिफिट हमेशा ज्यादा होगा तो हम इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे। अगर ये बेनिफिट ज्यादा ना हुआ तो इंटरनल कंट्रोल लगाने का हमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा क्या है, नुकसान है। अब इसकी मैं आसान सी एग्जांपल आपको देता हूं। स्टेशनरी हर ऑफिस में यूज होती है, और किस तरह से यूज होती है वो भी हम सबको पता है, क्योंकि यूज भी हम करते हैं। अब हर सीईओ की या हर प्रोप्राइटर की यह ख्वाहिश होगी कि जो दुकान की स्टेशनरी है या जो बिजनेस की स्टेशनरी है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के कामों के लिए यूज हो। जितने भी नोट पैड्स हैं, जितने भी पेन है, जितने भी स्टेपलर्स हैं, या जितने भी पंच मशीन्स हैं, या छोटी मोटी जिस तरह स्टिकी नोट्स होते हैं, ये सारे के सारे बिजनेस के लिए यूज हों। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। हमने ऑफिस का पेन किसी काम से उठाया, ऑफिस के ही काम से उठाया, ऑफिस के ही काम उस पेन से किया, लेकिन उसको टेबल पे रखना भूल गया, अपना समझ के उसको जेब में डाल दिया गलती से। मैं ये नहीं कह रहा कि डेलिबरेटली, कुछ लोग डेलिबरेटली भी करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि गलती से आपने अपनी जेब में डाल दिया और वो आपके घर चला गया। घर चला गया तो पॉकेट में से बच्चों ने निकाल लिया, या वैसे ही आपने अपने दराज में रख लिया कि भाई पेन तो मेरा ही है, किसी और दिन किसी दिन काम आ जाएगा, लिखने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑफिस की प्रॉपर्टी थी, आप ले आए। देखा जाए तो बहुत बड़ा रिस्क है, ये तो हर एम्प्लॉय करेगा, हर एम्प्लॉय करता भी है। तो अब इसको रोकना है, कॉस्ट लग रही है ना, मतलब कंपनी जो है स्टेशनरी पे पैसा खर्च कर रही है, एम्प्लॉयज जो है वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह वो अपनी जेब के अंदर पेन ले लेके जा रहे हैं, कुछ लोग ड्राफ्टिंग पैड भी लेके जा रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ के लेके जा रहे हैं, कुछ लोग बाय मिस्टेक लेकर जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा कंपनी के लिए खामखा के खर्चा हो रहा है। एक हफ्ते स्टेशनरी आती है, अगले हफ्ते दोबारा से मंगानी पड़ जाती है। ऑफिस का काम जो है वो उसमें से बहुत लिमिटेड हो रहा है। अब क्या किया जाए? अब कंपनी के पास एक ऑप्शन तो ये है कि एक या दो एम्प्लॉयज या तीन एम्प्लॉयज को बाकायदा हायर करे, और इस इंटरनल कंट्रोल जो है एज एन इंटरनल कंट्रोल जो है वो मॉनिटरिंग पे लगा दे कि देखो कोई एम्प्लॉय जो है वो स्टेशनरी अपने घर ना लेकर जाए, या ऑफिस के अलावा किसी नॉन ऑफिशियल काम के लिए उस इन्वेंट्री को या उस स्टेशनरी आइटम को यूज ना करे। अब मुझे बताएं कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ही ज्यादा ये मॉनिटर हमें रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो एक भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकते हैं, वो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कफोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हर बंदे के सामने आप एक कुर्सी पे एक बंदा बिठा दें और बंदा यूं करके जो है एम्प्लॉय को देख रहा हो, सारे एम्प्लॉयज अनकंफर्टेबल फील करेंगे कि भाई यार ये क्या मसला है। इसी तरीके से फिर ये बंदे भी मुफ्त में तो नहीं आने, ये जो इंटरनल कंट्रोल आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है ये भी मुफ्त में तो नहीं होना। इन बंदों को भी आपने सैलरी देनी है। मुफ्त में काम क्या है, बैठ के बस देखो, कोई बंदा अपनी जेब में रखने लगे तो उसको फौरन जो है वो रोक दो कि भाई ये क्या कर रहे हो, ऑफिस की चीज है उसको ऑफिस के टेबल में रखो। ठीक है, तो ये खामखा का एक खर्चा आप कर रहे हैं और इसका बेनिफिट बहुत कम है। क्यों? कितनी बचत हो जाएगी भाई आपकी ये सारी स्टेशनरी बचा के? जितनी बचत होती है ना आपकी, उससे ज्यादा आपका खर्चा इस इंटरनल कंट्रोल पर हो रहा है। ऐसे इंटरनल कंट्रोल को आप कभी भी एप्लीकेबल नहीं करते, हालांकि ये इंटरनल कंट्रोल है। तो एक गोल्डन रूल जो मैंने आपको बताया वो ये है कि द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मस्ट नेवर एक्सीड द बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव फ्रॉम दैट। ठीक है, तो ये है इंटरनल कंट्रोल, हमने कहाँ इंप्लीमेंट करना है कहाँ नहीं करना। तो बहरहाल ये सारी चीजें भी परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड हैं, और कुछ डिसीजन मेकिंग हम करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो बहरहाल ये तमाम की तमाम चीजें हैं जो कि हमने परफॉर्मेंस के अंदर देखनी है। और आखिरी जो चीज जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो क्या है? फाइनेंशियल एनालिटिक्स। ठीक है, हमारे पास ऊपर स्पेस नहीं है, लिहाजा हम यहाँ एनालिटिक्स का पोर्शन जो है वो कवर कर लेते हैं कि हमने एनालिटिक्स के अंदर जो है वो क्या पढ़ना है। तो जो वर्ड है एनालिटिक्स, ये बेसिकली एनालिसिस से निकला है। ठीक है, और एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज को बगौर देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं कि भाई इस चीज का हासिल क्या है, ये इस चीज का रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो whenever we are talking about financial analytics, so we are talking about those tools जिससे एनालिसिस में हमें हेल्प मिलती है। आजकल डिजिटल दौर है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की भी अगर बात करें, या जिस तरह सीएमए के सिलेबस की बात करें कि उन्होंने डाटा एनालिटिक्स का पोर्शन हमारे सिलेबस में डाला है, बाकायदा सेक्शन एफ बनाया है, और ये 2020 से पहले नहीं था, 2020 ऑनवर्ड्स जो है ये नया सिलेबस चेंज हुआ है।
और ये सेक्शन आया है। तो आईएम में बहुत ज्यादा फोकस करता है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स मौजूदा दौर के तमाम तर स्किल्स से वाकिफ हों, इनको इन टूल्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो आईएमए की वेबसाइट के ऊपर जो मेंबर्स रिसोर्सेज हैं उसमें आपके पास बाकायदा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उसका एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अवेलेबल है। इसी तरीके से एक्सेल के ऊपर डाटा विजुअलाइजेशन और इस तरह की चीजों के ऊपर एक कोर्स जो है वो मौजूद है, मेरे ख्याल वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पेड कोर्सेज हैं वो भी मेंबर्स के लिए बहुत सारा बेनिफिट रेट के ऊपर यानी कि सब्सिडाइज रेट के ऊपर अवेलेबल हैं, तो यू गाइस शुड मेक यूज ऑफ दोज कोर्सेज। ठीक है, तो बात ये हो रही थी कि दौर है आजकल का हमारा डाटा ओरिएंटेड। इतना ज्यादा डाटा है, इतना ज्यादा डाटा है कि उस डाटा को काम में कैसे लाया जाए उसके लिए बाकायदा जो है स्पेशलिस्ट की जरूरत है। और मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं कि आज के दौर में अकाउंटेंट्स का काम ये नहीं है कि वो बैलेंस शीट बनाएंगे, अकाउंटेंट्स का ये बिल्कुल काम नहीं, ना ही अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि भाई उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर देना। अकाउंटेंट्स का फिर काम क्या है? अकाउंटेंट्स का काम ये है कि आज के दौर में ये जो डाटा है ना, इस डाटा को हैंडल किस तरह से करना है, तमाम तो प्रोफेशनल एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए, और उस डाटा को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन द हाइट्स ऑफ सक्सेस को रीच कर सके। ऐसे ही नहीं सीएमएस को फाइनेंस बिजनेस पार्टनर कहा जाता, कुछ रीजन है, कुछ स्किल्स हैं जो आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी है और सीएमए का कोर्स इसमें आप लोगों की हेल्प करेगा। तो बहरहाल डाटा की क्योंकि बात हो रही है, तो आज के दौर में अकाउंटेंट्स को बेसिकली एक डाटा साइंटिस्ट के रूप में देखा जा रहा है, या आप समझें कि एक प्रोजेक्शन है कि अकाउंटेंट अगर है तो ये लाजमन डाटा साइंटिस्ट भी होगा। इसके लिए हर प्रोफेशनल बॉडी जो है वो काम कर रही है। ईसीसी ने भी बहुत काम किया, आईएमए भी बहुत काम कर रहा है, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में दीगर बॉडीज जो है वो भी इस तरफ आए। बहरहाल हम यहाँ पर बात करेंगे डेटाबेसिस की, हम यहाँ पर बात करेंगे बिग डाटा की, हम यहाँ पर बात करेंगे ईआरपी की, ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे एमआईएस की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम यहाँ पर बात करेंगे डाटा के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स की, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ डाटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल द 4 V's ऑफ डाटा। बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूँ, इस तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में सेक्शन एफ के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मकसद क्या है इस पोर्शन को शामिल करने का कि यू गाइस गेट द स्किल टू एनालाइज डाटा यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल। अब यहाँ पर इस कोर्स को करने के बाद, सीएमए को करने के बाद, आप लोग हर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो मास्टर नहीं होंगे, क्योंकि सीएमए का पर्पस ये नहीं है। सीएमए ने सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, आगे आइडेंटिफाई आपने खुद अपना पोटेंशियल खुद करना है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग वगैरह अवेलेबल होती हैं, वो आप लोगों ने अंडरगो करनी है ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियल एनालिटिक्स कर सकें। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि भाई डाटाबेसेस क्या होती हैं, ये बेसिकली ऑपरेट कैसे करती हैं, बिग डाटा क्या है, इसी तरीके से एसक्यूएल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इसका क्या काम है, डाटाबेस की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, एसक्यूएल बेसिकली मैं इसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। ईआरपी क्या है, ये काम कैसे करता है, किस तरह के सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अकाउंटेंट्स को एज अ डाटा साइंटिस्ट देखा जा रहा है और बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। अब इतनी आसान हो चुके हैं ये सारे के सारे प्रोसेसेस, क्योंकि मोनोटोनस थे कि अगर लेट सपोज किसी इदारे में ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंटेड है तो सिर्फ और सिर्फ डाटा एंट्री करनी है। डाटा एंट्री तो कोई बंदा भी कर लेगा, बाकी क्या काम है, सारा का सारा काम उस ईआरपी सॉफ्टवेयर ने कर देना है। आपको रियल टाइम जो है वो बैलेंस शीट भी आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, कैश फ्लोज भी आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और क्या चाहिए आपको। हाँ, कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, वो आप लोगों को देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सारा मैक्सिमम काम जो है वो आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर करके दे रहा है। तो आप लोगों की वैल्यू कहाँ पर आती है ये आपको पता चलेगा जब इंशाल्लाह तो आप लोग सीएम में क्वालिफाई कर लेंगे। बहरहाल दिस वाज रीकैप, रीकैप तो बल्कि इसको नहीं कहना चाहिए, आप समझने कि इट वाज बेसिकली अ बैकग्राउंड of what we will study in our CMA Part 1 exam that constitutes of financial planning, performance and analytics. Now let us discuss about a business organization. हम CMAs हैं, we are management accountants, certified management accountants. So this means that we have to work as a finance business partner for any organization with which we are associated with.
वो हमारी अपनी कंसल्टेंसी की ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, हमारा अपना कोई बिजनेस भी हो सकता है, किसी और का बिजनेस भी हो सकता है जिसके अंदर हम एज एन एम्प्लॉय काम करेंगे। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो हम सबको मालूम है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अ प्रॉफिट मेकिंग वेंचर, जिसका मकसद होता है कि उससे कोई भी काम किया जाए, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, कि उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट अर्न हो। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरी शर्त यह है कि जो काम भी वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो उस काम को लीगल होना चाहिए। और वो काम इलीगल है तो उसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं क्राइम। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, इलीगल ड्रग्स का, मेडिकल ड्रग्स की बात नहीं हो रही। तो जो इलीगल ड्रग्स फॉर एग्जांपल हशीश, marijuana, उनका बिजनेस कर रहा है, उसको भले प्रॉफिट भी हो रहा हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन हम उसको बिजनेस कतन नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, क्राइम कहेंगे। उसके लिए अलग लॉज है। ठीक है। तो बिजनेस जो है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी गवर्नमेंट के लॉज के अंडर काम करती है। उसके ऊपर गवर्नमेंट के लॉज एप्लीकेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है उसका खास परसेंट जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स में जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर लेट सपोज कोई ऐसा काम हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, या वायलेशन हो जाती है, तो कुछ पेनल्टीज हैं वो भी उसको पे करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। सीआरएस का बाकायदा एक टॉपिक है हमारी इस सिलेबस में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो कुछ जिम्मेदारी जो है वो हर बिजनेस के ऊपर आयद होती है कि वो सोसाइटी के लिए भी काम करे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पोल्यूशन रिडक्शन भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकती है, वो कुछ फलाही काम भी हो सकते हैं। जो तमाम की तमाम चीजें भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो एक तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारे जहन में होनी चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। इदारा कुछ कमा रहा है तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, और कमाई कभी भी खर्चे के बगैर नहीं मुमकिन होती। इस वजह से कॉस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। अब जब भी हम बात करेंगे रेवेन्यू की और कॉस्ट की, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनानी है, या हम एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो हमें अपने मेंबर्स को देनी होती है, या शेयर होल्डर्स को, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को देनी होती है। और वो क्या होती है, वो होती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। और जब भी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्टेटमेंट्स। और उन स्टेटमेंट्स का क्या नाम है वो आप लोग जानते भी हैं, लेकिन हम बता देते हैं दोबारा। वो स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बोलते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, एसओएफपी में इसको लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसको अमेरिकन बैलेंस शीट के नाम से याद करते हैं, मैंने B.S लिखा है एज एन एब्रिविएशन। दूसरे नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जी अगर हम IFRS के मुताबिक देखें तो एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम यूएस गैप के मुताबिक देखें तो यूएस गैप इसको दो अलग स्टेटमेंट्स के तौर पर ट्रीट करता है। एक स्टेटमेंट को कहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। और तीसरे नंबर पर वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये दो अलग स्टेटमेंट्स हैं यूएस गैप के अंदर। हम चूंकि सेक्शन ए से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, और हमारी सिलेबस का ये मैं आप लोगों को चलो ये भी चीज बताता चलूं, उस वक्त स्किप होगी बताना। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूं इस हवाले से कि तमाम की तमाम चीजें जो हमने इस ओवरऑल ओवरव्यू में देखी थी, ये हमें मिलेंगी कहाँ कहाँ अपने सिलेबस के अंदर। तो इसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पोर्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसके अंदर फोरकास्टिंग है, बजटिंग है और प्रोजेक्शन का ताल्लुक है, तो ये जो हमारा सिलेबस का सेक्शन बी है ये इससे डील करता है। जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग हमारी सेक्शन सी के अंदर जो है, और कुछ सेक्शन डी के अंदर जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ये यूएस गैप के मुताबिक हमने देखनी है, बिकॉज CMA इज अ यूएस सर्टिफिकेशन। तो हमने यूएस गैप के अंडर जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वो हमने डिस्कस करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि रिपोर्टिंग जो है बेसिकली एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम होता है प्राइमरीली। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कैन आल्सो डू, और करते भी हैं, अगर यू आर अ स्टाफ अकाउंटेंट और लेट्स सपोज यू आर वर्किंग एज अ पेरोल एक्सपर्ट। लेकिन अगर हम एक्सपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये ज्यादा काम जो है वो बेसिकली एक CPA का है, इफ यू टॉक इन द अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बिकॉज CPA इज अ पब्लिक अकाउंटेंट, and a public accountant is considered to be an expert in financial reporting and attestation. Okay,
तो हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिर्फ इस हद तक पढ़ेंगे कि हम लोगों को पता हो एटलीस्ट कि अकाउंटिंग होती किस तरह से है, एंट्रीज पास कैसे होती हैं, और कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूएस गैप के अंडर। जैसे हमें पता चलेगा कि रिसीवेबल्स की हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, लीजेस की ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, ठीक है, हमने इसके अंदर जो हमारी रेवेन्यू की रिकग्निशन है वो हमने कैसे करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हम इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी देखेंगे कि आईएफआरएस में, यानी कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और यूएस गैप है, ये दो बड़े फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जो कि पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या है, आमतौर पे हम लोग डिफरेंसेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि बेसिकली आईएफआरएस को बनाया ही इसलिए गया था कि आईएएस में और यूएस गैप में जो डिफरेंसेस हैं उनको कम से कम किया जाए। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बॉडीज हैं, जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये बेसिकली आईफैक की एक बॉडी है, एक बोर्ड है आईफैक के अंडर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाएं कि जो यूएस गैप में और आईएफआरएस के अंदर बिल्कुल जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सब डिफरेंसेस को खत्म कर दें और एक वर्सेटाइल किस्म का स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के लिए बन जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन बहरहाल हम डिफरेंसेस के ऊपर देखेंगे कि आईएफआरएस में और गैप में क्या डिफरेंस है, और ये जो है सारी की चीजें हमारी सेक्शन ए के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और अभी हम लोग अपनी ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह ताला सेक्शन ए से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वी आर अकाउंटेंट्स, और अकाउंटेंट का मतलब यह है कि आपका डेबिट और क्रेडिट ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द थिंग फ्रॉम विच वी विल टेक अवर स्टार्ट। और मजे की बात यह है कि जब आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पता होगा, आपको बैलेंस शीट का, इनकम स्टेटमेंट का, इनके फॉर्मेट्स का, इनके एलिमेंट्स का पता होगा, इनकी ट्रीटमेंट्स का पता होगा, तब ही आप फोरकास्टिंग और बजटिंग भी आराम से कर सकेंगे। क्योंकि बजटिंग के लिए भी जो फॉर्मेट चाहिए वो तो वही फॉर्मेट है ना भाई, कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए हमें चाहिए होता है। थोड़ा बहुत उसके अंदर ऊपर नीचे हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बजटिंग इज बेसिकली एन इंटरनल डॉक्यूमेंट और इट नीड नॉट कंप्लाई विद एनी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। इसका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन एक जनरल फॉर्मेट जो अवेलेबल है बैलेंस शीट का वो तो वही है ना जो है, ठीक है। तो इस वजह से हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वेरिएंस एनालिसिस की बात हो रही थी, वेरिएंस एनालिसिस हम इंशाल्लाह सेक्शन डी के अंदर देखेंगे, ठीक है। इसको आप सेक्शन डी में अपने पास रख लें। जो कॉस्टिंग डिसीजंस थे ये भी हमको सेक्शन सी में को सेक्शन डी के अंदर देखेंगे। फॉर एग्जांपल टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है, किस पर्टिकुलर बिजनेस को कौन सा सिस्टम यूज करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम जो है इंशाल्लाह ताला इसमें सेक्शन सी में और कुछ सेक्शन डी के अंदर इस हवाले से हमें जानकारी मिलेगी। जो कॉस्ट कंट्रोलिंग का है और इंटरनल जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ये हमने सेक्शन ई के अंदर देखना है। पूरा सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में भी हमने पढ़ना है, इसमें हमने ऑडिट के बारे में भी पढ़ना है। इसमें हमने कुछ लॉज हैं अमेरिकन, खासतौर पे दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे। एक फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट था जिसको हम एफसीपीए बोलते हैं, ये अमेरिका में पास हुआ था, ये खास इसका बैकग्राउंड था, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी हमने पढ़ना है। इसी तरीके से सार्बनीज ऑक्सले एक्ट, सॉक्स, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट आया था अमेरिकन पार्लियामेंट में आफ्टर द एनरॉन स्कैंडल। तो जिसके बाद बेसिकली सारा जो एक प्रॉपर फॉर्मल सेटअप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉज भी हम इसमें सेक्शन ई के अंदर पढ़ेंगे। और जो एनालिटिक्स है ये पूरा का पूरा हमारा पास सेक्शन एफ के अंदर जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे सिलेबस की एक ब्रेक डाउन है। और अब जो है हम इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पर अपना सेक्शन ए के आगाज कर रहे हैं। तो बात में ये कर रहा था कि तीन स्टेटमेंट्स यूएस गैप के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या जिसको हम जो है बैलेंस शीट बोलते हैं, और अमेरिकन बैलेंस शीट के वर्ड यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तीसरे नंबर पे है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। चौथे नंबर पे है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। और पांचवें नंबर पर जो स्टेटमेंट है वो है बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। इस स्टेटमेंट के दो नाम है, कैपिटल स्ट्रक्चर या इक्विटी। इसकी जो चेंजेस हैं कि साल के शुरू में इक्विटी की क्या पोजीशन थी, यानी कि कितना शेयर कैपिटल था आपका, कितनी उसमें एडिशन हुई, कितने शेयर्स हमने वापस एज ए ट्रेजरी स्टॉक बाय बैक कर लिए, ठीक है।
और इसी तरीके से हमारा जो प्रीमियम था या एडिशनल पेड इन कैपिटल जो होता है उसकी क्या पोजीशन थी, कितने शेयर्स बिके हैं, कितनी ट्रेडिंग हुई है, कितना डिविडेंड हमने पे आउट किया है, कितना करना है, ठीक है, ये सारी, कितना प्रॉफिट हमें हुआ है जिसको हमने रिटेन किया है, रिटेन अर्निंग्स जिसको कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो है वो पार्ट बनती हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जो यूएस गैप में और आईएफआरएस में है, और वो क्या है, इसके अंदर आईएफआरएस में भी 5 स्टेटमेंट्स हैं, यूएस गैप में भी 5 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है। ये जो मैंने स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी है ना, ये बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम बेसिकली, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर या इक्विटी, ये 5 स्टेटमेंट्स हैं जो कि यूएस गैप के अंडर बनाई जाती हैं। जबकि आईएफआरएस के अंदर भी 5 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो कौन कौन सी हैं, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जो कि बेसिकली बैलेंस शीट ही होती है, बैलेंस शीट का ही एक और मॉडर्न नाम है, ठीक है, तो ये सिमिलर है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, अब जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम है ना आईएफआरएस के अंदर, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है यूएस गैप की 2 स्टेटमेंट्स का, जिसके आगे मैंने ये बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम का। वहां पर एक स्टेटमेंट बनती है, यहाँ पर 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स बनती हैं, ये एक डिफरेंस है यूएस गैप में और आईएफआरएस के अंदर। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस वहां पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है, ये एक सिमिलैरिटी है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर वहां पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है। अच्छा, अब जो डिफरेंस है वो ये है कि आईएफआरएस जो है ना, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आईएफआरएस नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 5वीं स्टेटमेंट कंसिडर करता है, मगर यूएस गैप कहता है कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट दे आर नॉट अ स्टेटमेंट बाय देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आप लोग याद रखिएगा अमंग्स द मैनी अदर डिफरेंसेस, कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तादाद के बारे में बात करते हैं तो तादाद दोनों में सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ दीज, यानी कि जो कंटेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसके अंदर 5 स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो अलग से स्टेटमेंट ट्रीट होती है यूएस गैप में, जबकि आईएफआरएस एसओसीआई के अंदर दोनों को क्लब कर देता है। और दूसरा ये कि नोट्स दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूएस गैप के अंदर दे आर कंसीडर्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट दे आर नॉट अ स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, जबकि आईएफआरएस नोट्स दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग से एक स्टेटमेंट का, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दर्जा देता है, ठीक है। तो बहरहाल हम जो है अपनी स्लाइड्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट क्या होती है, ये हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बैलेंस शीट जो है वो करती क्या है, बैलेंस शीट हमें देती है पिक्चर इन टाइम। अब पिक्चर इन टाइम का क्या मतलब, पिक्चर इन टाइम का मतलब ये है कि एट एनी गिवन डेट हमें ये बता देगी कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब फाइनेंशियल पोजीशन किसे कहते हैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जिन लोगों का कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, अकाउंटिंग और फाइनेंस से रेलेवेंट, उनको तो पता होगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन आसान अल्फाज के अंदर अगर मैं समझाना चाहूं तो फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी एंटिटी की, किसी भी शख्स की माली हालत को कहते हैं। अब माली हालत का अंदाजा हम कैसे लगाएं, हम अपने आसपास मोहल्ले में देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका घर बाकी घरों से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बना होता है, जिनकी गाड़ी बाकी लोगों की गाड़ियों की नस्बत ज्यादा अच्छी होती है, तो हम लोगों का ख्याल होता है कि यार ये तगड़ी पार्टी है, इसके पास जरा पैसे बाकियों से ज्यादा हैं, यानी कि थोड़े से अमीर लोग हैं। कैसे अंदाजा लगाया, उसके घर से, आलीशान बंगले से, उसकी आलीशान गाड़ी से, और उनके कपड़ों से, या जो लिविंग स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स उनके एसेट्स से, उनके असासा जात से। क्यों, बंगला एक एसेट है, गाड़ी एक एसेट है, और भी जो चीजें आपको मटेरियली नजर आ रही हैं वो किसी न किसी एसेट के फॉर्म में नजर आ रही होंगी ना। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि एसेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एंटिटी की माली हालत को जानने के लिए। आप बड़े खुश हुए या ना भी हुए कि भाई किसी का पैसा हमारा तो नहीं है, लेकिन ये कि आपको पता चला लेट सपोज कि फलाना जो बंदा है यार उसका तो बड़ा आलीशान बंगला है, उसकी तो बड़ी आलीशान गाड़ी है,
तो आपके जहन में एक तासुर बन गया कि यार इस बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगले दिन आपको किसी ने खबर दी कि यार इस बंदे का तो ये बंगला भी और ये गाड़ी भी बैंक को मॉर्गेज हुई है, इसने कोई कर्जा वर्जा लिया था इस कोठी के अगेंस्ट, इसको इसको प्लेज कर दिया, और गाड़ी भी प्लेज हुई है, यानी कि बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी ये दोनों चीजें पड़ी हैं। अब आपका क्या ख्याल है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में? यानी कि अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि बंगला और गाड़ी इसकी है तो सही, लेकिन कोई पता नहीं कब तक इसकी है। यानी कि अगर इसने अपने उस लोन के कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफॉल्ट कर दिया या किसी ना किसी कोवेनेंट को उसने जो है वो नहीं पूरा किया, तो हो सकता है कि सारा का सारा इससे बंगला और ये गाड़ी छिन जाए और ये बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर सड़क पर आ जाए, पॉसिबिलिटी है। तो अब आपका क्या ख्याल होगा इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में? सोचना पड़ेगा कि कितनी लायबिलिटी है, कितने एसेट्स हैं। तो यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम करने के लिए जो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एसेट्स, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज। अब आपकी जेब में 1,000 रुपए हैं, लेकिन उसमें से आपने 300 रुपए मुझे देने हैं, तो आपका एसेट कितना हुआ? आपका एसेट हुआ 1,000 रुपए, आपकी जेब में पड़ा है, आपका है। एसेट की डेफिनेशन हम अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपका एसेट 1,000 रुपए बना, अभी फिलहाल आप मुझे यकीन कर रहे हैं। आपकी लायबिलिटी है 300 रुपए। तो अब मुझे ये बताइए कि असल में आपकी रकम कितनी है जो कि आपकी जेब में है? वो इन दोनों चीजों का डिफरेंस है, और वो बनते हैं 700 रुपए। ये जो 700 रुपए है ना, जो हकीकतन आपके हैं, ये है आपका कैपिटल, जिसको अगर हम किसी कंपनी की जबान में बोले तो इक्विटी। लेकिन इक्विटी का लफ्ज अभी मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि हम एग्जांपल में एक बंदे को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल। अब ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है बेसिकली ये बताती है कि एक बंदे का कैपिटल कितना है। यानी कि जितना ज्यादा किसी भी एंटिटी का कैपिटल स्ट्रांग होगा या जितनी ज्यादा किसी भी कंपनी की इक्विटी स्ट्रांग होगी, इसका मतलब यह है कि उतना ज्यादा वो इदारा फाइनेंशियल, उसकी पोजीशन उसकी उतनी ज्यादा स्ट्रांग है, उतनी ज्यादा बेहतर है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट जो है वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है पिक्चर इन टाइम, कि किसी भी टाइम में, किसी भी पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जांपल आज 2 जुलाई है, 2 जुलाई को किसी बंदे को क्या हम खुद असेस कर लें कि हमारे आज की डेट में एज ऑफ दिस पर्टिकुलर डे दिस टाइम आपके कितने एसेट्स हैं, हाउ मच अमाउंट डू यू हैव। दूसरे नंबर पर हाउ मच अमाउंट डू यू ओ टू समवन, यानी कि आपकी लायबिलिटीज कितनी है। आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको आपका कैपिटल पता चल जाएगा, यानी कि वो चीज जो हकीकतन आपकी है, आपको आपकी फाइनेंशियल पिक्चर इन दैट पर्टिकुलर टाइम जो है वो मिल जाएगी। ये है क्या चीज? ये है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है। दूसरे नंबर पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज स्टेटेड इन द प्रोप्राइटरी थ्योरी। प्रोप्राइटरी थ्योरी क्या है वो मैंने आपको अभी वर्बली और थोड़ा सा करके भी बता दिया। वो ये है कि एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया जाए तो क्या आता है? आपका कैपिटल आता है। ये प्रोप्राइटरी थ्योरी है कि जो भी कैपिटल है वो बिजनेस प्रोप्राइटर का हक है, यानी कि वो बिजनेस प्रोप्राइटर का माल है। ठीक है। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी या कैपिटल, आप इसको कुछ भी लिख लें, इक्विटी लिख लें या कैपिटल लिख लें, प्लस लायबिलिटीज। ठीक है। ये ए जो है, जो मैंने ये लिखने की कोशिश की है, इसको थोड़ा सा बेहतर करके भी लिख लेते हैं। ठीक है। वहां पर वन नोट पर आ जाते हैं, वहां लिखना जरा ज्यादा आसान है जी। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल।
ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इससे हम अगर एक स्टेटमेंट का रूप दे देते हैं तो हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। यही प्रोप्राइटरी थ्योरी है कि एसेट्स जो है वो इक्विटी और लायबिलिटीज का सम होते हैं, और जो इक्विटी या कैपिटल होता है बेसिकली ये प्रोप्राइटर का हक है, यानी कि प्रोप्राइटर का असल माल है जो उसकी मिल्कियत है, जिसको वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। अब इसको चाहे वो विड्रॉ कर ले, जिसको हम देखेंगे कि ड्राइंग कहते हैं, और अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो इसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और चाहे तो वो इसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर ले, अगर वो री इन्वेस्ट करेगा तो इसी कैपिटल को हम क्या कहेंगे, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलेंगे, और वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये हमारी प्रोप्राइटरी थ्योरी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है, वो ये है कि जो बैलेंस शीट अकाउंट्स है ना, दीज आर परमानेंट अकाउंट्स। परमानेंट अकाउंट्स का क्या मतलब है, वो ये कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हर साल के एंड पर जो थी, अगला साल आपको उसी पोजीशन से स्टार्ट होता है। यानी कि आज रात आप अपने पर्स में जितने पैसे लेकर सोएंगे, सुबह को उतने ही पैसों के साथ आप बेदार होंगे। खुदा न खासा लिए कि कोई चोरी डकैती नहीं हो जाती, अल्लाह ना करे। तो अगर लेट सपोज जो आपकी साल के एंड पे पोजीशन थी, आपकी अगले साल के शुरू में भी वही पोजीशन रहेगी, अनलेस एंड अनटिल ये कि कोई अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस या कोई सरप्राइज सिचुएशन का सामना किसी भी इदारे को ना करना पड़े। ये बेसिकली परमानेंट अकाउंट होने की दलील है, वरना प्रॉफिट और लॉस के साथ ये मामला नहीं होता। इसकी भी मैं एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूं। एक रेड़ी वाला जो कि रेड़ी के ऊपर फ्रूट बेचता है, एक दिन में उसने मिसाल के तौर पे 1,000 रुपए का फ्रूट बेचा। उसने सुबह से शाम तक 1,000 रुपए का फ्रूट बेचा, 1,000 रुपए अपनी जेब में लेकर घर गया, यानी कि उस दिन उसकी सेल 1,000 रुपए है। अगले दिन वो फिर से जीरो से सेल शुरू करेगा, उसके पिछले दिन की सेल से कंटिन्यूटी नहीं होगी। बात उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो सेल्स और एक्सपेंसेस रोजाना के हिसाब से होते हैं, या आप समझ रहे हैं कि हर साल के हिसाब से होते हैं। ये एक साल के बाद अगले साल इनके अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं, ये अकाउंट्स कंटिन्यू नहीं होते। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम बैलेंस शीट के अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे एसेट्स के अकाउंट्स, लायबिलिटी के अकाउंट्स, इक्विटी या कैपिटल के अकाउंट्स, तो ये परमानेंट इन नेचर है, यानी कि इनके अंदर तब्दीली जो है वो नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल ये कोई अनसर्टन या सरप्राइज सिचुएशन फेस हो जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि एक शख्स जो है वो रात को पर्सनली लेट सपोज 50,000 रुपए लेके सोया, लेकिन खुदा न खास्ता को चोरी चोरी हो गई तो वो चोर सारा माल मटेरियल ले गए, तो अगले दिन वो स्क्रैच पे होगा। लेकिन ये एक सरप्राइज सिचुएशन है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और वो सुबह भी 50,000 अगर उसके पास पर्स में थे तो 50,000 उसके पर्स में बाकी होंगे। तो ये एक एग्जांपल थी एक एसेट क्योंकि बैलेंस शीट का अकाउंट है ना, तो बैलेंस शीट के अकाउंट जो है वो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, इनको हम साल के आखिर में क्लोज नहीं करते। एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं और इक्विटी होती है। अब हम थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई ये एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और इक्विटी क्या होती है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ मैंने वैसे एक एग्जांपल दी थी। तो अब एसेट्स की बकायदा जो डेफिनेशन जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखी हुई है, उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए। और ये बेसिकली किसी भी चीज को अगर हमने डिसाइड करना हो कि ये एसेट है या नहीं है, या लायबिलिटी है या नहीं है, तो इन 3 स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट उसको टेस्ट करना पड़ेगा हमें। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये जिस चीज को हम परखना चाह रहे हैं कि आया ये एसेट है या लायबिलिटी है, ये क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि इससे हमें एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, बल्कि इसको भी हम बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो चीज हमारी ओनरशिप में होनी चाहिए या कंट्रोल में होनी चाहिए। ओनरशिप में होनी चाहिए या कंट्रोल में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर इसके लिए कोई ना कोई पास्ट इवेंट का होना जरूरी है, यानी कि पास्ट इवेंट से मतलब ये कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन पास्ट में हुई थी जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज मेरी ओनरशिप में या मेरे कंट्रोल में आई है। बात आ रही है समझ में? तो ये 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरे नंबर पर यह कि जो भी चीज जिसकी भी बात हो रही है जो हमारी ओनरशिप और कंट्रोल में है,
और जो किसी पास इवेंट की वजह से हमारे पास आई है, उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स की उम्मीद हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यहां पर मैं फ्यूचर भी लिख देता हूं पैरेंथेसिस में, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। अगर कोई भी चीज इन 3 शराइत पर पूरा उतरती है तो वो चीज रिकॉग्नाइज होगी इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अवर एसेट। मिसाल ले लेते हैं, एक गाड़ी है, हमने खरीदी शोरूम से या सेकंड हैंड किसी ओनर से खरीदी। अब जब हमने खरीदी तो हमारी ओनरशिप हो गई। ये जो हमने खरीदने की ट्रांजैक्शन की थी ये हो गया पास्ट इवेंट। अब तीसरे नंबर पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें क्या रिसीव होंगे गाड़ी से? भाई आपका आना जाना इतना आसान हो गया। अगर आपके पास गाड़ी ना होती तो आपको करीम या उबर करवानी पड़ती। आजकल इन ड्राइवर भी एक ऐप आ रही है, बहुत अच्छी ऐप है, आपको उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता और वो खर्चा आपके अपने फ्यूल के खर्चे से कहीं ज्यादा होता। तो जब आपने अपनी गाड़ी ली, आपने फ्यूल डलवा के, उसकी एवरेज गाड़ी की अच्छी थी, आपने ट्रैवलिंग शुरू की, तो क्या हुआ कि आपको कॉस्ट बेनिफिट हुआ। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब यह कि अगर यही आप रोजाना इन ड्राइवर पर या उबर या करीम पर आते जाते तो लेट सपोज आपका खर्चा महीने का 30,000 रुपया बनता, लेकिन आपकी अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी थी, कंजम्पशन अच्छी थी, तो आपकी अपनी गाड़ी पर लेट सपोज वो खर्चा 12,000 आ रहा है या 15,000 आ रहा है। तो कहां 30,000 आपने देना था, कहां पर आप 15,000 दे रहे हैं। तो ये जो 15,000 रुपए की आपको बेनिफिट हुआ है, कॉस्ट रिडक्शन हुई है, ये इकोनॉमिक बेनिफिट ही तो है। बात आ रही है समझ में? और दूसरी एक और मजे की बात बताऊं, गाड़ी तो आपने ले ली, ऑफिस तो आप रोजाना आ जा रहे हैं, आपने कहा यार चलो मैं खुद जो ऑफिस जा रहा हूं तो क्यों ना अपने आपको इन ड्राइवर के ऊपर या उबर के ऊपर एज ए कैप्टन भी रजिस्टर कर लेते हैं और खुद भी ऑफिस जाएंगे, एक दो लोगों को भी रास्ते में छोड़ते चले जाएंगे, तो वो आपकी इनकम भी बन गई। इकोनॉमिक बेनिफिट है कि नहीं? तो ये जो गाड़ी है ये इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इन तीनों शिकों को पूरा कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि इस गाड़ी को आपको एज एन एसेट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए।